नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। मैं हूं अशेषा अध्वर्यु, मेरे साथ पूजा त्रिपाठी नोएडा स्टूडियो से कुछ ही देर में जुड़ेगी। सबसे पहले इलेक्शन पर नजर डालते हैं। कल बड़ा दिन था, वोटिंग हुआ। हमारे साथ पूजा त्रिपाठी जुड़ी हुई है जो सबसे पहले हमें बताएगी इलेक्शन पर क्या हुआ और उसी के साथ ग्लोबल मार्केट पर भी अपडेट देंगे। लेकिन सबसे पहले पूजा, आपसे इलेक्शन पर अपडेट देखना चाहेंगे। कल के इलेक्शन अपडेट कैसे रहे और उसके चलते भारतीय बाजारों पर क्या इम्पैक्ट दिखेगा? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग आशीषा। और कल एनडीए ने जीत की हैट्रिक लगा दी है। देश ने मोदी सरकार को जनादेश में 292 सीटों पर जीत दिला दी है और एनडीए की जो गठबंधन सरकार है, अलायंस सरकार है, वो फॉर्म होने जा रही है। तो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी शपथ लेंगे। आगे और भी यहाँ पर डिटेल्स हमें पता चलेंगी। काफ़ी सारे मीटिंग्स आज लाइनअप है तो उसमें पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर विपक्ष को भी फायदा हुआ है और इंडिया गठबंधन की जो इंडिया गठबंधन जो था उसको भी 234 सीटों पर जीत मिली है। तो मुकाबला टक्कर का था। काफ़ी सरप्राइज मैंडेट यहाँ पर देखने को मिला, स्पेशली यूपी की तरफ से। यूपी की तरफ से जो जनादेश आया वहाँ से ज़्यादा कुछ सपोर्ट बीजेपी को नहीं मिला, जिसके चलते हमने देखा कि 240 पर सिमट गई बीजेपी। अगर एनडीए की कुल सीट की बात करें तो 292 सीट्स के साथ एनडीए की सरकार फॉर्म हो चुकी है, जिसमें कि बीजेपी को 240 सीट मिली है। और इंडिया के गठबंधन की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस को कुल 99 सीट मिली है और 234 सीटें कुल इंडिया गठबंधन को मिली है, जिसमें कि अन्य जो हैं वो 17 पर हैं। तो 2024 का जो जनादेश था, अगर उसको कंपेयर करें पिछले साल के मुकाबले, तो इस बार एनडीए को करीब 46% वोट परसेंट मिले हैं, जिसमें कि अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो करीब 43 सीटें कम मिली हैं इस बार एनडीए गठबंधन को। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले 142 सीटें ज़्यादा मिली हैं। तो हमने देखा कि कल जो मैंडेट आया उसमें एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष भी खड़ा हुआ और एनडीए अलायंस फॉर्म हुई। थोड़ा जो नंबर्स आए थे वो थोड़े अनएक्सपेक्टेड थे, लेकिन बाजार की नज़र शायद यही है कि अब गठबंधन जो बनेगा, आगे क्या प्रक्रिया होती है इस पर बाजार की नज़र बनी रहेगी। और लगातार तीसरी बार हमने देखा कि अब एनडीए ने जीत की हैट्रिक लगा दी है और देश ने मोदी सरकार को जनादेश में जीत दिला दी है। ठीक है पूजा, आगे बढ़ते हैं। चुनाव नतीजों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचकर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया। उन्होंने कहा कि 1962 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सरकार की तीसरी बार वापसी हुई है। आइए सुनते हैं। 1962 के बाद पहली बार कोई सरकार अपने 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार वापस आई है। राज्यों में जहां भी विधानसभा के चुनाव हुए वहां पर एनडीए को भव्य विजय मिली है। चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, आंध्र प्रदेश हो, उड़ीसा हो या फिर सिक्किम। और इन राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। मेरे पास डिटेल तो नहीं है, लेकिन शायद उनको जमानत बचाना भी मुश्किल हो गया होगा। ठीक है, तो आज तो नजर रहेगी भारतीय बाजारों पर, लेकिन ग्लोबल मार्केट से क्या संकेत निकल कर आ रहे हैं इस पर भी नजर लगा लेते हैं। पूजा हमारे साथ जुड़ी हुई है। पूजा जी बताएं, ग्लोबल मार्केट से क्या संकेत निकल कर आ रहे हैं और गिफ्ट निफ्टी के संकेत कैसे हैं? बिल्कुल, गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो यहाँ से तो पॉजिटिव संकेत निकल कर आ रहे हैं। कल हमने देखा था कि जब
शुरुआत हो रही थी एशियाई बाजारों की, तो सभी के सभी इंडाइसेस दबाव में थे, एक करेक्शन एक्सपेक्ट भी कर रहे थे और वैसा हुआ भी। भारी गिरावट कल भारतीय बाजारों में देखने को मिली, लेकिन आज कुछ रिकवरी के संकेत मिल रहे हैं गिफ्ट निफ्टी से। अभी फिलहाल 144 अंक ऊपर गिफ्ट निफ्टी कारोबार कर रहा है 22,000 स्तर के ऊपर। और अगर बाकी सभी इंडाइसेस भी देखेंगे तो वहां से भी जो शुरुआत है वो मिलीजुली देखने को मिल रही है। जापान के बाजार 330 अंक नीचे हैं, कोरिया के बाजार 1% ऊपर हल्के हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। हांगकांग के बाजारों की बात करें तो यहाँ पर भी पॉजिटिव शुरुआत होते हुए नजर आ रही है। चीन के बाजार हल्के लाल निशान में सपाट ट्रेड कर रहे हैं। और गिफ्ट निफ्टी हम देख ही रहे हैं कि 145 अंकों की तेजी यहाँ पर इंडिकेशन यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एशियाई बाजारों की शुरुआत अगर कहें तो ठीक ठाक ही हो रही है। और कल अन्य ग्लोबल मार्केट की बात करें तो अमेरिकी बाजारों में भी सोमवार की गिरावट के बाद कल हमने एक रिकवरी देखी। डाउ जोन्स 140 अंक ऊपर बंद हुआ और S&P 500 और नैस्डैक में भी हमने देखा कि निचले स्तरों से एक रिकवरी के साथ क्लोजिंग देखने को मिली है। इस बीच काफ़ी सारे डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं, जॉब मार्केट से जुड़े हुए भी काफ़ी सारे डेटा आ रहे हैं जिसमें कि हल्की नरमी यहाँ पर दिखाई दे रही है लेबर मार्केट में। अप्रैल महीने के भी जो डेटा निकल कर आए वैकेंसीज के, वो 3 साल के निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं। और आज भी वीकली जॉबलेस क्लेम के आंकड़े आएंगे तो उस पर भी हमारी नज़र बनी हुई है। तो एक के बाद एक ये जो आंकड़े आ रहे हैं, लेबर मार्केट थोड़ा नरम हुआ है, वहाँ पर कमज़ोरी दिखाई दे रही है, तो उससे एक इंडिकेशन मिल रहा है कि ब्याज दरों में कटौती इस बार इस साल हो सकती है। फेड की जो कमेंट्री रहेगी, क्योंकि फेड पॉलिसी भी आने वाली है, तो उसमें हमें देखना होगा कि फेड की कमेंट्री, ये जो नरमी आ रही है जॉब मार्केट में, उसको लेकर क्या होती है। और अभी कहीं ना कहीं इंडिकेशन मिल रहा है कि हो सकता है कि इस साल ब्याज दरों में फेड ब्याज दरों में कटौती को लेकर फेड कुछ फैसला ले और उनका जो रुख है वो थोड़ा नरम होता हुआ दिखाई दिए। इसलिए हमने बॉन्ड मार्केट्स पे भी इसका रिएक्शन देखा और अब बॉन्ड यील्ड्स जो है वो 4.4% के नीचे आ चुके हैं। 4.3% पर बॉन्ड यील्ड्स इस वक्त हैं। यूरोप के बाजार देखेंगे तो वो कमजोरी के साथ ही बंद हुए। डॉलर में थोड़ी मजबूती आई, मजबूती नहीं है कहेंगे हम, थोड़ा स्थिर हुए डॉलर, जिसके चलते सोने में थोड़ी वीकनेस देखी, ऊपरी स्तरों से गोल्ड में करेक्शन आया। लेकिन कच्चा तेल यहाँ पर नज़र रखिए, क्योंकि हम तो वैसे फोकस हमारा फिलहाल इलेक्शन पर ही है, लेकिन क्रूड में लगातार नरमी बन रही है। ओपेक प्लस का जो बयान आया देशों का कि अक्टूबर 2024 से वो उत्पादन बढ़ाने की घोषणा कर रहे हैं, तो मार्केट में एक सप्लाई आने का अनुमान है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि कच्चा तेल लगातार नीचे आ रहा है और अब $78 के नीचे भी कारोबार कर रहा है। $77 के पास अब कच्चा तेल ट्रेड कर रहा है। तो ये एक काफ़ी पॉजिटिव होगा भारतीय बाजारों के लिए। कुल मिलाकर संकेत ठीक ठाक ही हैं ग्लोबल मार्केट से फिलहाल, और गिफ्ट निफ्टी से भी पॉजिटिव संकेत और एक रिकवरी के संकेत आज दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, तो गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव संकेत दे रहा है। ऑल इन ऑल ग्लोबल मार्केट के संकेत देखें तो वो भी काफ़ी मिले जुले रहे। कैश बाजार में FIIs ने करीब 12,000 करोड़ की कल बिकवाली की, तो काफ़ी एक्शन था कल के ट्रेडिंग सेशन में। बाजारों की बात करें तो निफ्टी में करीब 6% की गिरावट दिखी, लेकिन ट्रेडर्स को आज कैसे पोजिशन करना चाहिए वो बताने के लिए हमारे साथ डिम्पी जी अब जुड़ चुके हैं। डिम्पी जी बताएं, बाजार को अप्रोच कैसे करना चाहिए और निफ्टी और बैंक निफ्टी पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स क्या रहेंगे? देखिए, एग्जिट पोल आने के बाद और उसके बाद कल एक्चुअल रिजल्ट आने के बाद मार्केट में जो डिफरेंसेस क्रिएट हुए हैं, डिफरेंसेस डाटा में बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ FIs वाले एंगल को छोड़ दिया जाए तो। अब आप पूछेंगे बहुत ज़्यादा क्यों नहीं है। कल तो 4,000 पॉइंट बैंक निफ्टी टूट गया और निफ्टी के अंदर 1,300 पॉइंट की गिरावट आई। यस, वो आई, वो सब कुछ आया, लेकिन वो रेप्लिकेशन था, यानी कि जो एग्जिट पोल था जस्ट उसका उल्टा मार्केट के अंदर होता हुआ दिखा। अब आप 2-4 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो ध्यान से समझिएगा, देखिएगा उसको। पहले आते हैं निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स पे। देखिए, निफ्टी ने सारी एवरेजेस को तोड़ दिया कल एक साथ ही। इससे पहले तक हमने नया रिकॉर्ड बनाया था जस्ट 24 घंटे पहले, यानी कि सारे एवरेजेस के ऊपर थे और एक ही दिन में हम सारी एवरेजेस के नीचे चले गए। सिर्फ 200 दिनों की एवरेज बची हुई है। ये बहुत क्रिटिकल एवरेज होती है एक्चुअली में, 200 दिनों की एवरेज, ये इसको हम इन्वेस्टर एवरेज कहते हैं। तो कल एक तो मार्केट ने उस पर अपने आप को रोका है। ये 21,800 के जस्ट नीचे बनती है, तो अगर आपकी जो क्लोजिंग हुई है 21,800 के ऊपर है। ध्यान देने वाली बात है, लास्ट टाइम भी हम यहीं से पुल बैक लेके आए थे 21,800 से ही, और वापस से मार्केट ने 23,000 प्लस के लेवल्स देखे हुए हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट है, बट यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया ज़रूर है, ये बात ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए।
दूसरा पॉइंट, क्या ओपन इंटरेस्ट कम हो गया? नहीं, ओपन इंटरेस्ट कम नहीं हुआ, वो करीब 5-5.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट अभी भी मार्केट के अंदर है। डैट मीन मार्केट के अंदर अभी भी फ्यूल काफ़ी है। आपने इतना बड़ा मूवमेंट ले लिया, आप रिकॉर्ड हाई देन रिकॉर्ड गिरावट आपकी एक दिन में हुई, लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट में ओपन इंटरेस्ट कम नहीं हुआ। तो ये ओपन इंटरेस्ट इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट के अंदर अभी भी चर्निंग होगी। अगर लेवल्स टूटे तो और टूटेगा, अगर लेवल्स बढ़े तो स्ट्रॉन्ग पुल बैक भी मार्केट्स के अंदर आ सकता है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप एफआईज के नंबर चेक करेंगे ना तो 12% पे आके लॉन्ग हो गए हैं। कल 28% थे, ये 12 से ही 28 हुए थे, देन 28 से देन 12 आए हैं, यानी कि जहाँ पे थे वहीं पे एग्जैक्टली वहीं पे आके वापस से रुक गए हैं। ये ऑल टाइम लो इनका 11 है, स्विंग का लो 9 है। तो कई बार क्या होगा, यहाँ से आके बॉटम फिशिंग भी करते हैं, लेकिन हो सकता है बॉटम फिशिंग आज नहीं हो, ये कल हो या परसों हो, 2-4 दिन के बाद हो, एक बार सरकार शपथ ले ले उसके बाद हो, ये तब हो सकता है ऐसा। तो इसलिए मार्केट में एफआईज की जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपने सेगमेंट को क्लोज कर दिया, बट एफआईज का सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये वापस लौट के आते हैं तो मार्केट का नियर टर्म बॉटम भी यहीं बनेगा, और उसके बाद फिर एक पुल बैक की जर्नी, आप एक्सट्रीम बुल रन वाले जो हिस्सा है आप उसके अंदर वापस से एंटर कर जाओगे। एक और चीज़ आती है बैंक निफ्टी पे। देखिए बैंक निफ्टी के अंदर कल गिरावट बहुत ज़्यादा थी, लेवल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कन्विक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। उसका थोड़ा ओपन इंटरेस्ट भी कम हुआ है, कल करीब 8% शेडिंग हुई है उसके अंदर। कहने का मतलब ये है कि बैंक निफ्टी को थोड़ा समय देना होगा एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। हील करेगा, जो ठीक करेगा वो पहले अपने आप को निफ्टी करेगा, अब देन बैंक निफ्टी आएगा। बैंक निफ्टी में इतनी हिम्मत नहीं है वो पहले अपने आप को ठीक करने लग जाए। ये दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक आते हैं पुट कॉल रेशियो पे, क्या बाजार सस्ता हुआ है कि महंगा हुआ है? बैंक निफ्टी महंगा सस्ता हो गया है, ये बात सच है। 0.50 से पीसीआर नीचे चला गया है, और यहाँ पे टिपिकली जाने पे बाजार और टूटता नहीं है। तो आप नियर बाय बॉटम ढूंढने की आज कोशिश कर सकते हैं, कल ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। उसके मेरे को लगता नहीं कि रेशियो आपका रिस्क रिवॉर्ड का ये अलाउ करेगा कि यहाँ से आप और शॉर्ट करो, या फिर आप यहाँ से मंदी को और बहुत ज़्यादा कैरी करो। अगर आप कैरी भी कर रहे हो तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा मंदी अब मार्केट के अंदर शायद नहीं हो। कोई भी गुड न्यूज़ अगर मार्केट के अंदर आ जाती है पॉलिटिकल फ्रंट से, या स्टेबिलिटी के फ्रंट पे, या एफआईएस के फ्रंट पे, तो बाजार फिर देखेगा भी नहीं, 200-500 पॉइंट तो ऐसे उड़ा भी देगा। तो थोड़ा सा सावधान रहिए। और रही बात F&O बैन शेयर्स की, तो आज जी एंटरटेनमेंट बैन में आ गया। सीरीज़ के स्टार्टिंग होते ही ये F&O बैन में आ चुका है। कुल मिला के मार्केट के अंदर नए वालों का भी आना नहीं है, थोड़ा बॉटम फिशिंग के लिए थोड़ा रुक जाइएगा। और पुराने वालों जिनके कल स्टॉप लॉसेस गए हैं उनको अभी भी जल्दी नहीं करनी है। तो दोनों ही लोगों को, जिनके पास पुराने और नए, दोनों लोगों को थोड़ा भी वेट करना चाहिए मार्केट में। या तो बाजार में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा कॉशन बनाए रखें और बॉटम फिशिंग भी ना करें, ये राय है डिम्पी जी से। आगे बढ़ते हैं और बाजार पर रणनीति देने के लिए हमारे साथ अब लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट्स के अंशुल जैन जी भी जुड़ चुके हैं। अंशुल, बहुत बहुत शुक्रिया अपना टाइम निकालकर हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। बताएं बाजार पर क्या रणनीति बनानी चाहिए, और निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स पर आपकी क्या राय रहेगी? नमस्कार आशीष जी, नमस्कार पूजा जी। देखिए कल काफी वीक प्राइस एक्शन रहा है। हमने 71 डेज के गेन्स को एक ही दिन में वाइप आउट किया है, तो प्राइस एक्शन तो वीक है, और यहाँ पे इमीडिएट कोई वी शेप रिकवरी आ जाएगी ये कहना बहुत मुश्किल है। सपोर्ट जोन के आसपास हम आगे क्लोज किए हैं। एफआईआई हिस्टोरिकली नेट शॉर्ट हैं, ऑल टाइम हाइस के आसपास उनके शॉर्ट्स हैं, तो यहाँ से बाजार में नीचे जाने की गुंजाइश काफी कम है। बट बाउंस बैक वर्टिकल रिकवरी आ जाएगी ऐसा भी नहीं लगता है। तो इमीडिएटली 21,800 के आसपास सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट जोन होल्ड हो जाता है तो एक बेस बिल्डिंग की प्रोसेस चालू होगी जो प्रोबेबली 15-20 डेज चलेगी। उसके बाद फिर हम रिकवरी लेना स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर 21,800 के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट कर देते हैं तो फिर थोड़ा सा यहाँ पे 300-350 पॉइंट की और डिप लेते हुए 21,500 तक आ सकते हैं। तो ये वीक पूरा मेक और ब्रेक रहेगा। 21,800 के आसपास फाइट रहेगी। अगर होल्ड हो जाता है इंडेक्स तो फिर स्लो एंड स्टडी रिकवरी और बेस फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। बैंक निफ्टी पे देखें तो इमीडिएट सपोर्ट जो है 46,900 से 46,500 के बीच में है। अगर ये सपोर्ट जोन होल्ड हो जाता है तो यहाँ पे भी बेस बिल्डिंग की प्रोसेस स्टार्ट होगी और स्लो एंड स्टडी रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर 46,500 के नीचे हम सस्टेन करना स्टार्ट कर देते हैं तो फिर थोड़ा सा डीपर करेक्शन रहेगा स्विंग लो के आसपास तक, जो 44,600 के आसपास है। तो प्राइस एक्शन जरूर वीक है, लेकिन सपोर्ट जोन को हमने होल्ड किया है, और ये सपोर्ट जोन अगर होल्ड हो जाती है तो फिर बेस बिल्डिंग और रिवर्सल का प्रोसेस स्टार्ट होगा। और मोस्ट लाइकली यहाँ से, क्योंकि एफआईआई हिस्टोरिकली शॉर्ट है, नेट बेसिस पे देखें 8.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है, केवल फ्यूचर्स देखें
तो 3.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है। नीचे जाने की गुंजाइश फिलहाल कम है, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे सपोर्ट जोन होल्ड होंगे, एक बेस बिल्डिंग की फॉर्मेशन होगी और धीरे धीरे करके हम रिवर्सल लेना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये तो राय थी बाजार पर, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज क्या रहेंगे? अंशुल, किन स्टॉक्स पर आप ट्रेड करना चाहेंगे? देखिए, अब स्टॉक केवल वही ट्रेड करना चाहिए जो मार्केट के अगेंस्ट रिलेटिव स्ट्रेंथ शो कर रहा है, क्योंकि बहुत कायदे से वीकनेस आई है प्राइस एक्शन में। तो जहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ है अगेंस्ट इंडेक्स, वहां पे लॉन्ग्स लेना चाहिए। अशोक लीलैंड में काफी स्ट्रेंथ है, यहाँ पे लगभग 75 महीने का बेस ब्रेकआउट था और कल बहुत माइनर रिट्रेसमेंट आया है, तो अशोक लीलैंड को बाई करके चलना चाहिए। सुबह में कहीं भी डिप मिलती है 205 के अराउंड, तो अशोक लीलैंड को लॉन्ग कर सकते हैं 198 के स्टॉप लॉस से। इमीडिएट बाउंस बैक टारगेट 215 का रहेगा, उसके ऊपर निकलते हैं तो जो ऑल टाइम हाई था 237, ये अगला टारगेट रहेगा। तो अशोक लीलैंड बाई करके चल सकते हैं ऑन डिप्स अराउंड 205 लेवल्स। ठीक है, तो अशोक लेलैंड पर खरीदारी की राय, जहां पर 215 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य अंशुल जी ने दिया है। अंशुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और खबरों वाले शेयर्स पर फोकस करते हैं। इस बीच हमारे साथ स्टूडियो में शरद जी जुड़ चुके हैं। शरद, बताएं कौन से स्टॉक्स पर आज फोकस रहेगा और स्टॉक से न्यूज़ क्या रहेंगे? जी बिल्कुल, सबसे पहले फोकस में रखेंगे हिंडाल्को। यहाँ पे थोड़ी नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आ सकती है। यूएस आर्म उनकी नोवेलिस, उन्होंने पोस्टपोन कर दिया अपनी 8,000 करोड़ की आईपीओ को। अब उन्होंने कहा कि मार्केट कंडीशंस के कारण जो है ये आईपीओ पोस्टपोन हुई है। कंपनी कह रही कि आगे जाते हुए इवैल्यूएट करेंगे फर्दर टाइम कि आईपीओ वो कब ला सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट सजेस्ट कर रहे थे कि ये अगले 2 हफ्ते में आईपीओ आ सकती थी। आईएफएल फाइनेंस के लिए भी पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। उनकी जो स्पेशल ऑडिट थी, जो गोल्ड लोन पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे आरबीआई ने, वो ऑडिट जो है अब कंप्लीट हो गई है। इसके हालांकि फाइंडिंग्स अभी तक आरबीआई ने नहीं निकाले हैं, बट ओवरऑल जो है ऑडिट कंप्लीट हो चुका है। ब्रेंट क्रूड भी फोकस में रहेगा। $78 प्रति बैरल से नीचे गिर चुका है, लोएस्ट आया है आप कह सकते हैं फरवरी 2024 के जो आंकड़े उस लेवल्स पे आ चुके हैं। ये नेगेटिव रहने वाला है आपके ऑयल एक्सप्लोरर्स के लिए, पॉजिटिव रहेगा ओएमसी स्टॉक्स के लिए, और जो एंड यूजर्स होते हैं पेंट, एविएशन, टायर, इनके लिए भी पॉजिटिव नज़रिया रहेगा। कॉनकॉर ने भी शिपिंग कॉरपोरेशन के साथ जो है एक इंपॉर्टेंट एमओयू साइन किया है, जहाँ पे लॉजिस्टिक सोल्यूशंस पे काम होगी। एलटीआई माइंट्री एसएपी के साथ करार किया है डिजिटल सोल्यूशन के लिए। वही आईक्यू लाइटिंग हाल ही में लिस्ट हुई थी कंपनी, यहाँ पे उन्होंने कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिए नोएडा के फैक्ट्री से। और एसबीआई भी जो है इंपॉर्टेंट बोर्ड मीटिंग होने वाली है, जहाँ पे वो $3 बिलियन रेज करने वाले हैं। और विप्रो, उन्होंने भी जो है एक एआई प्रोडक्ट जो है लॉन्च किया है जेड स्केलर नाम के। और आखिरी स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो है शिल्पा मेडिकेयर। उन्होंने जो है एप्लीकेशन साइन किया है यूएसएफडीए द्वारा, और वो है सीरम प्रोडक्ट्स के लिए जो ह्यूमन यूज़ के लिए रहेगा। तो ज़्यादा न्यूज़ फ्लो तो नहीं है, लेकिन हाँ हिंडाल्को जैसे स्टॉक पे जो है ज़रूर आज फोकस रखिएगा। बिल्कुल, ज़्यादा न्यूज़ फ्लो नहीं है, लेकिन फिर भी कई सारे स्टॉक्स हैं जो फोकस में रहेंगे। हिंडाल्को पर नज़र रहेगी। नोवेलिस जो उनकी सब्सिडरी है, उनका आईपीओ प्लान डिले हो गया है, और उसके अलावा क्रूड रिलेटेड स्टॉक्स भी आज फोकस में रहेंगे। शरद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस समय जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, और कई सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई है आज सुबह। कल इलेक्शन आउटकम आया और उसके चलते कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है, उस पर नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले जेफरीज की रिपोर्ट पर नज़र डालते हैं। उनका मानना है कि कंसोलिडेशन अभी भी चलता रहेगा। कुछ उन्होंने सेक्टर स्पेसिफिक आइडियाज़ भी दिए हैं। उनका मानना है कि हाउसिंग साइकिल में कैपेक्स दिख सकता है। इसके अलावा भी कुछ और रिपोर्ट्स आई है। सीएलएसए की रिपोर्ट पर नज़र डालते हैं। उन्होंने एलएनटी को अपने पोर्टफोलियो से निकाल दिया है और एचसीएल टेक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है। तो कई सारे पोर्टफोलियो चेंजेस हुए हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, आईटी, इंश्योरेंस और कमोडिटीज़, ये 4 उनके प्रिफर्ड सेक्टर्स रहेंगे। तो 4 सेक्टर्स पर उन्होंने अपनी राय दी है और बुलिश नज़रिया दिया है चारों ही सेक्टर्स पर। इसके अलावा उनका मानना है कि इंडियन वैल्यूएशंस की बात करें तो अभी भी इंडिया मार्केट एक्सपेंसिव है, महंगे हैं, ऐसा उनका मानना है। और आईटीसी उनका टॉप पिक है स्टेपल्स सेगमेंट से। तो ये राय थी सीएलएसए की। इसके अलावा गोल्डमैन सैक्स की भी रिपोर्ट आई है। उनका मानना है कि मैक्रो स्टेबिलिटी कंटिन्यू हो सकती है अभी के लेवल से देखें तो। हाँ, थोड़ा सा शिफ्ट होगा वेलफेयर स्कीम्स पर, पॉपुलिस्ट स्कीम्स पर, जिसके चलते एफएमसीजी जैसे सेक्टर्स पर फोकस रहेगा।
उनका मानना है कि कैपेक्स में ज़्यादा कोई रिडक्शन नहीं दिखेगा, तो कैपेक्स रिलेटेड स्टॉक्स पर अभी भी इंडस्ट्री का फोकस रहेगा। उसके अलावा मॉर्गन स्टैनली की भी रिपोर्ट आई है, उस पर भी नज़र डाल लेते हैं, जहां उनका मानना है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा नज़रिया बदला है, लेकिन मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए इंडिया का आउटलुक अभी भी काफ़ी पॉजिटिव है। वॉलेटिलिटी में कल ज़ोरदार स्पाइक दिखी, लेकिन वॉलेटिलिटी अब कम होती हुई नज़र आ सकती है भारतीय बाज़ारों के लिए, और रिफॉर्म्स जो हमने पिछले 10 साल में देखे हैं वो कंटिन्यू हो सकते हैं अगले कुछ सालों के लिए। तो मीडियम से लॉन्ग टर्म आउटलुक मॉर्गन स्टैनली का अभी भी काफ़ी पॉजिटिव है। इसके अलावा IIFL की रिपोर्ट आई है, उस पर भी नज़र डालते हैं। उनका मानना है कि पॉपुलिस्ट मेजर्स पर स्ट्रीट की नज़र रहेगी। सभी गवर्नमेंट को पॉपुलिस्ट मेजर्स पर फोकस करना पड़ेगा। PSUs, कैपिटल गुड्स पर थोड़ा सा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है इस अप्रोच के चलते, लेकिन उसके बावजूद डिफेंस सेक्टर पर से अपनी नज़र हटानी चाहिए। उन्होंने अवॉइड की रेटिंग दी है डिफेंस सेक्टर पर, और सन फार्मा, अपोलो हॉस्पिटल्स को उन्होंने ऐड किया है लार्ज कैप स्पेस से, और SBI और BPCL को उन्होंने अपने पोर्टफोलियो से निकाल दिया है। तो कई सारे स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ भी दिए हैं IIFL ने। इसके अलावा एक्सिस कैपिटल का मानना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव चेंजेस पर उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। फिस्कल कंसोलिडेशन, याद रखें इस गवर्नमेंट ने फिस्कल कंसोलिडेशन पर फोकस रखा है, और वो फिस्कल कंसोलिडेशन पर फोकस कंटिन्यू हो सकता है अगले कुछ सालों के लिए। और अभी भी अंडरलाइंग फंडामेंटल्स की बात करें तो वो काफ़ी इंटैक्ट है। तो ऑल इन ऑल सभी ब्रोकरेजेस का ऐसा मानना है कि मास कंजम्पशन को लेकर थीम आगे जा सकती है, FMCG सेक्टर्स को फायदा हो सकता है, और कैपेक्स, डिफेंस जैसे सेक्टर्स पर थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाई दे सकता है। आगे बढ़ते हैं, कमोडिटी मार्केट पर नज़र डालते हैं, और कमोडिटी मार्केट पर अपनी रणनीति बताने के लिए हमारे साथ केडिया सिक्योरिटीज़ के अजय केडिया जी जुड़ चुके हैं। अजय जी, शुक्रिया अपना टाइम निकालकर हमारे साथ ET नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। बताया आज के लिए रणनीति क्या होगी कमोडिटी मार्केट पर? वेरी गुड मॉर्निंग। कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट रहा इक्विटी मार्केट के लिए भी, लेकिन कमोडिटी मार्केट में हम देख रहे हैं कि मार्केट एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। ये हफ्ते में थर्सडे को जो डेटा आने वाला है, जहां पे ECB पहला रेट कट अनाउंस करेगी, जिसके बाद उम्मीद है कि फेड भी आगे जाकर रेट कट कंटिन्यू कर सकता है। नो डाउट आज शाम के सेशन में अगर डेटा पॉइंट देखें तो EDP नॉन फार्म का इंपॉर्टेंट डेटा है जो दबाव में दिखा दे रहा है, जिसके चलते डॉलर इंडेक्स में गिरावट है। लेकिन गोल्ड अभी भी अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है, एक दायरे में ट्रेड कर रहा है। इसी दायरे को देखते हुए मॉर्निंग सेशन वीकनेस के साथ हो सकता है, लेकिन शाम का सेशन मुझे लगता है गोल्ड के लिए वापस सपोर्टिव रहेगा। तो दिन के सेशन में 72,100 के करीब गोल्ड को बेचिए, 72,400 का स्टॉप लॉस रखिए, 71,650 तक का लेवल गोल्ड में मिल सकता है। बट ध्यान रखिए 71,500-600 का जो रेंज है वो एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा इवनिंग सेशन के लिए। वहीं अगर चांदी की अगर हम बात करें तो चांदी में कल बार बार हमने काफी बड़ा फॉल देखा, $30 का लेवल इंटरनेशनल में टूटता हुआ दिखाई दिया। जिस ढंग से यूएस ने चाइना के ऊपर टैरिफ बढ़ाया है सोलर पैनल्स के ऊपर, उसका एक नेगेटिवनेस हमने चांदी पे और बेस मेटल पे आते हुए देखा है, जहां पे चांदी आज के लिए भी हमें लगता है कि मॉर्निंग सेशन में दबाव रहेगा, जो 90,400 पे बेचा जा सकता है। 91,200 का स्टॉप लॉस रहेगा। लिमिटेड डाउनसाइड है, बट 89,000 तक का लेवल दिखा सकती है। वहीं कच्चे तेल की अगर हम बात करते हैं तो हमने देखा 2 तारीख को ओपेक की मीट में तो प्रोडक्शन कट कंटिन्यू किया गया, बट डिमांड कंसर्न कंटिन्यू रहेगा, सप्लाई पर्याप्त है, जिसके चलते कल भी हमने प्राइसेस में गिरावट देखा। इस वक्त भी अगर हम देखते हैं तो WTI 73 के करीब ट्रेड कर रहा है, जबकि ब्रेंट 80 के नीचे 77 के करीब है। तो आज भी लिमिटेड डाउनसाइड कंटिन्यू रहेगा। इन्वेंट्री का डेटा आना है, वो भी एक इम्पैक्ट देगा। 6200 के करीब बेचना है, 6280 का स्टॉप लॉस रखिए, 6050 तक का लेवल देखने मिल सकता है। अंत में अगर हम बेस मेटल की बात करें तो चाइना से हमने देखा नंबर्स थोड़े से मिले जुले रहे हैं, जिसकी वजह से बेस मेटल में हमने गिरावट भी देखा था। डाउनसाइड रेस्ट्रिक्टेड है, हमने 860 880 का एक ब्रॉडर रेंज में ट्रेड करते हुए देखेंगे, बट आज के इंटरडे प्रोस्पेक्टिव से मॉर्निंग सेशन में 866 के करीब कॉपर जून वायदे को बेच के चलिए, 870 का छोटा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के चलिए, 860 तक के टारगेट हम कॉपर में भी देख पाएंगे। कमोडिटी मार्केट पर रखनी चाहिए बिकवाली की राय, सोना, चांदी, कच्चा तेल और कॉपर। ये है अजय जी की तरफ से। अजय जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ET नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए, और उतना ही समय था हमारे पास इस शो पर। बने रहिए ET नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।